जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आनंद एसके और आप देख रहे हैं एएसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भाषा अर्जन व भाषा अधिगम के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार भाषा अर्जन और अधिगम क्या होता है, इस सिद्धांत को किसने दिया और भाषा अर्जन और अधिगम से किन किन पॉइंटों पर आपके यहाँ सीटेट में क्वेश्चन बनता है। तो जितने भी पॉइंट बनते हैं भाषा अर्जन और अधिगम से, सभी पॉइंटों के बारे में बात करेंगे। संपूर्ण पैडागॉजी आज की इस वीडियो में हम खत्म कर देंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक व शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं भाषा अर्जन और अधिगम संबंधित संपूर्ण पॉइंट्स। चलिए बात करेंगे पूरी डिटेल्स में, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हम भाषा के बारे में। आखिरकार जो भाषा होती है, ये भाषा होती क्या है। सबसे पहले भाषा ही क्या होती है, इसको ही हम देख लेते हैं। तो जब हम अपने भावों विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के भाव विचारों को सुनते हैं और समझते हैं, तो उसे भाषा कहा जाता है। भाषा बौद्धिक क्षमता को अभिव्यक्त करता है। मनुष्य में भाषा सीखने की प्रवृत्ति स्वाभाविक बुद्धिमान होती है, ठीक है। और भाषा के प्रकार की बात करें तो भाषा के जो प्रकार होते हैं, ये 3 प्रकार की भाषा होती है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। सबसे पहले होती है मौखिक, जो हम बातचीत के माध्यम से बात जो है भाषा का आदान प्रदान करते हैं। दूसरा है लिखित, यानी कि जो आप टाइपिंग करके या पेन से या टाइपिंग करके जो लिख के भेजते हैं एक दूसरे के आसपास, वो होती है आपकी लिखित भाषा। और जो आप संकेत इशारे देते हैं, वो होती है आपकी सांकेतिक भाषा। तो ये हो गया भाषा के प्रकार। अब हम भाषा अर्जन और अधिगम की तरफ प्रवेश करते हैं। देखिए, अब हम बात करने वाले हैं भाषा अधिगम और अर्जन और अधिगम के बारे में। तो इस साइड जो पॉइंट हमने लिखे हैं, ये सभी अर्जन के हैं और इस साइड के सभी पॉइंट अधिगम के हैं, ठीक है। तो देखिए, जब अर्जन में बात करें कि अर्जन क्या होता है, दोनों के बीच में अंतर हम आपको बता रहे हैं। तो जब किसी भाषा को बिना किसी व्यवस्थित शिक्षण प्रणाली के सहज रूप से सीखा जाता है, तो उसे भाषा अर्जन कहते हैं। अर्थात जो आप अपने परिवार के बीच में, समाज के बीच में, दोस्तों के बीच में जो बातचीत करते हैं और चौराहे गली मोहल्ले में किसी की बातें सुनते हैं, समझते हैं और सीख जाते हैं, वही क्या होती है? भाषा अर्जन। इसमें अधिगम में क्या होता है? जब किसी भाषा को व्यवस्थित शिक्षण प्रणाली द्वारा सीखा जाता है, तो यह भाषा अधिगम कहलाता है। यानी कि जब किसी कक्षा में या किसी इंस्टीट्यूट में रह कर के एक व्यवस्थित तरीके से किसी भाषा को सीखते हैं, शिक्षण प्राप्त करते हैं, तो वो कहलाता है भाषा अधिगम, ठीक है ना। बात करते हैं आगे। तो भाषा अर्जन अचेतन प्रक्रिया है। यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि जो अर्जन होता है, ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। जी, आप जितने लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, सुनते हैं, तो कुछ ना कुछ आप सीखते रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो अधिगम होती है, ये है चेतन प्रक्रिया। इसको आप चेतन मन के द्वारा ही आप सीख सकते हैं। जो अर्जन होती है, इसको अचेतन मन से भी आप सीख सकते हैं। अधिगम, यह जो है अधिगम है, यह चेतन प्रक्रिया है। यह एक निश्चित उम्र से आरंभ होकर निश्चित उम्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि जैसे कि आप एक उम्र आई है जन्म के बाद, जब आप स्कूल में प्रवेश किए हैं, तो स्कूल से आप सीखते समय, जब तक आपने पढ़ाई की तब तक आपने सीखा। जो आप पढ़ते समय सीखते हैं, वही आपकी जो है भाषा अधिगम होती है, ठीक। और जो भाषा अर्जन होती है, कैसी होती है? स्वाभाविक। और अधिगम करने के लिए आपको अभ्यास करना अनिवार्य होता है। जिस समय जैसे आप मान लो हिंदी का व्याकरण पढ़ते हैं या इंग्लिश पढ़ते हैं या संस्कृत पढ़ते हैं या अन्य कोई भाषा पढ़ते हैं, तो उसका अभ्यास ज़रूरी होता है। लेकिन अर्जन में आप स्वाभाविक तरीके से सीख लेते हैं। अर्जन का क्षेत्र कैसा होता है? तो इसका क्षेत्र जो होता है व्यापक होता है, यानी कि बहुत बड़ा होता है। आप कहीं पर भी भाषा का अर्जन कर सकते हैं। समाज में कहीं पर रहिए, किसी से बातचीत करिए, भाषा को आप सीख सकते हैं। लेकिन अधिगम में क्या होता है? यह एक संकुचित क्षेत्र होता है, यह व्यापक नहीं होगा। यह जो अधिगम में होगा, यह एक संकुचित क्षेत्र होगा, ठीक है ना। भाषा अर्जन यदि परिचित परिस्थितियों में हो तो और अधिक प्रभावशाली होता है। यानी कि जैसे आप अपने माता पिता, भाई बहन या अपने सगे संबंधियों से बातचीत करते हैं, तो यह और भी प्रभावशाली होता है। इसमें अधिगम में क्या होगा? भाषा अधिगम के लिए विशेष परिस्थितियों का निर्माण करना जरूरी होता है। जैसे कक्षा में पूरा माहौल होता है कि आप पढ़ेंगे, किताबें एक व्यवस्थित तरीके से मिलती हैं, आप पढ़ते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। भाषा अर्जन जो होती है, ये मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा से संबंधित होती है। यानी कि जो जैसे आप जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद भाषा सीखने की कैपेसिटी जैसे जैसे आप में बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आप भाषा सीखते हैं। तो क्या कौन सी भाषा सीखते हैं? वो मदर टंग, यानी कि मातृभाषा आप सीखते हैं। और क्षेत्रीय भाषा को आप आसानी से सीख लेते हैं।
लेकिन जो अधिगम करते हैं, अधिगम में आप कौन सी भाषा सीखते हैं, द्वितीय भाषा या तृतीय भाषा सीखने के संबंध में ये आपका अधिगम आता है। यानी कि जैसे आप सीटेट का फॉर्म भरे होंगे, ठीक है ना, तो उसमें संस्कृत या इंग्लिश आपने ली होगी, तो यानी दूसरी और तृतीय भाषा सीखने के संबंध में इसका प्रयोग किया जाता है भाषा अधिगम का। और अर्जन में आप मातृभाषा सीख लेते हैं। अर्जन में क्या होता है, इसके द्वारा मानव का विकास होता है, इसके द्वारा क्या होता है, मानव का विकास होता है, और अधिगम के द्वारा मानव का सर्वांगीण विकास होता है, ठीक है। अधिगम और अर्जन की बात करें तो अधिगम और अर्जन में सबसे प्रमुख अंतर यह है सीखने की परिस्थिति है या वातावरण का होता है। जो अधिगम और अर्जन होता है इसमें जो है आपका वातावरण का, यानी कि अर्जन आप घर में रहकर समाज में रहकर कहीं पर सीख सकते हैं, लेकिन जो आपके अधिगम होगा उसका एक आवश्यक वातावरण होना जरूरी है। यानी कि जैसे इन्वायरमेंट, जब पढ़ाई का इन्वायरमेंट होगा जहाँ पर, वहीं पर आप अधिगम कर पाएंगे। चलिए भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में कुछ और बिंदु हम देखते हैं। भाषा जो अर्जन है इस साइड है इधर, और अधिगम इस साइड है ना, ठीक है। तो ये जो अर्जन होती है यह कैसी प्रक्रिया है, यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, अचेतन मन के द्वारा सीख सकते हैं, यह प्रयासपूर्ण होगी और औपचारिक होगी तथा सचेत मन के द्वारा आप इसको सीख पाएंगे। माहौल की बात करें यहाँ पर कि माहौल कैसा होगा, तो अर्जन में आपका घर हो गया, परिवार हो गया, तात्कालिक परिवेश हो गया, समृद्ध और भाषिक वातावरण होना जरूरी है। इसमें नियम की ज़रूरत नहीं होती है, नियम नहीं चाहिए, ठीक है ना। और इधर क्या होगा, इधर आपका स्कूल हो गया, स्कूल कक्षा कक्ष नियमबद्ध तरीके से वातावरण के द्वारा आप सीख सकते हैं, ठीक है। और बात करें इसको कैसे सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, तो जो आपका अर्जन होगा, अर्जन को आप सुनकर बोलकर अनुकरण के द्वारा बिना किसी नियम के आप इसको सीख सकते हैं। लेकिन जो आपका अधिगम है, अधिगम इसको जो है सुन करके, बोल करके, पढ़ करके, ठीक है, और लिख करके, चार तरह से सीखते हैं, ठीक। बात करें मुख्य अंतरों की, तो मुख्य अंतर में स्वाभाविक बनाम प्रयास, यानी कि अर्जन जो होगा वो स्वाभाविक होगी, जबकि अधिगम क्या होगा, प्रयासपूर्ण होगा। अचेतन बनाम सचेत दूसरा पॉइंट होगा, अचेतन बनाम सचेत, जिसमें अर्जन अचेतन होगा जबकि अधिगम सचेत होगा। अगला है परिवेश, तो परिवेश क्या होगा, अर्जन औपचारिक परिवेश में होगा, सॉरी अधिगम जो होगा अनौपचारिक परिवेश में होगा, जबकि अधिगम औपचारिक परिवेश में होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को दोबारा से ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन जो है सीटेट के एग्ज़ाम में छपते हैं, ठीक है। बात करें भाषा के कार्य के बारे में, तो जो भाषा का कार्य होगा ये मानव समाज की उन्नति का कारण भाषा ही है। भाषा में कई कल्पनात्मक तत्व भी उपस्थित होते हैं। गद्य पद्य तथा नाटक हमारी भाषिक संवेदना धार करने के साथ साथ हमारे जीवन को सौंदर्यपूर्वक पहलू को समृद्ध करते हैं। भाषा के कार्य को ये निम्न जो बिंदु हैं इनके द्वारा समझा जा सकता है, ठीक है। तो जैसे भाषा विचारों को आदान प्रदान करने के रूप में प्रयोग की जाती है। भाषा किस प्रकार प्रयोग करते हैं, तो इसको अपने विचारों को, भाव विचारों को आदान प्रदान करने के रूप में प्रयोग करते हैं। भाषा ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। भाषा सामाजिक जीवन को सार्थक करने के रूप में प्रयोग किया जाता है। भाषा साहित्य, कला, संस्कृति और सभ्यता को विकसित करने में सहायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। भाषाओं और आवश्यकताओं की संतुष्टि में सहायक होते हैं, ठीक। बात करें भाषा बालकों में भाषा विकास, तो बालक में विकास के विभिन्न आयाम होते हैं। भाषा भी विकास की उन्हीं आयामों में से एक है। भाषा को अन्य कौशलों की तरह अर्जित किया जाता है। यह अर्जन बालक के जन्म के बाद ही आरंभ हो जाता है। अनुकरण वातावरण के साथ अनुक्रिया तथा शारीरिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति की मांगें इसमें विशेष रूप से निभाती हैं। वीडियो अभी मत छोड़िएगा क्योंकि इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स अभी काफ़ी आगे तक चलेंगे। ये तो सिर्फ अभी थोड़ा सा इसकी कुछ जानकारियां हैं, अभी आगे भी महत्वपूर्ण बात होगी। जैसे जो भाषा अर्जन और अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, LAD क्या होता है और इसके सिद्धांत कौन कौन से, अभी सभी बिंदुओं पर हम बात करेंगे। आगे बात करते हैं भाषा विकास की आरंभिक अवस्था। तो इस अवस्था जो होती है, इस अवस्था में एक सतह से बालक ध्वन्यात्मक जो संकेत होते हैं यहाँ से युक्त भाषा को समझने और प्रयोग करने के लिए स्वयं को तैयार करता हुआ प्रतीत होता है, जिसकी अभिव्यक्ति उसकी निम्न प्रकार के चेष्टाओं
के रूप में होती है। अर्थात जैसे कि सबसे पहले चरण में बच्चा जन्म लेते ही रोने लगता है, चिल्लाने लगता है तथा अन्य ध्वनि या आवाज़ें निकालता है, ठीक है। वे ध्वनियाँ पूर्णतः स्वाभाविक, स्वचालित तथा प्रासंगिक होती हैं। इन्हें सीखा नहीं जाता है। अर्थात ये जो रोना होता है, चिल्लाना होता है, बच्चा सीखता नहीं है, उसमें जन्मजात होता है, ठीक है। अगला है उपरोक्त क्रियाओं के बाद बालक को बड़बड़ाने की क्रियाएं तथा चेष्टाएं शुरू हो जाती हैं, ठीक। इसके द्वारा स्वरों में जैसे आ, ई, उ, ए इत्यादि के व्यंजनों में ता, मा, न, का इत्यादि से सबसे पहले उच्चारित किए जाते हैं। मतलब शब्द बोलने से पहले अनजाने में ही ये शब्द जो है बच्चा उच्चारित करने लगता है। हाव की बात करें तो भाव तथा इशारों की भाषा में भी बालक धीरे धीरे जो है इसको समझने लगता है। जैसे भाव विचार होते हैं आपके, ये इशारे जब बच्चे को करते हैं, जैसे बुलाते हैं तो आप बुलाओगे तो बच्चा हंसता है, जब कुछ ऐसे इशारे करते हो तो बच्चा समझने लगता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। इस अवस्था में प्रायः एक दो स्वर व्यंजन ध्वनियाँ निकलकर पूर्ति हाव भाव की चेष्टाओं से ही करते दिखाई देते हैं। अब बात आती है यहाँ पर नॉन चॉम्स्की की। तो नॉन चॉम्स्की सामान्यता है एक बच्चा जब सामान्य भाषाई जगत में संपर्क में आता है तो अर्थिक निहित भाषाओं की क्षमता के साथ ही जन्म लेता है। यानी कि नॉन चॉम्स्की ने क्या कहा है, इन्होंने एलएडी का सूत्र दिया था कि इन्होंने बताया बच्चे में जन्मजात भाषा सीखने की क्षमता होती है, ठीक। भाषा सीखने का सॉफ्टवेयर बच्चे में कब से रहता है, तो जन्मजात रहता है। अभी इसके बारे में डिटेल से बात होगी। नेक्स्ट है भाषा विकास की वास्तविक अवस्था। तो आरंभिक अवस्था को भाषा सीखने के लिए तैयार की अवस्था कहा जाता है। आगे पॉइंट में इस अवस्था के पश्चात बालकों में वास्तविक भाषा विकास का कार्य आरंभ हो जाता है, जिसे भाषिक विकास का वास्तविक अवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इस अवस्था में बालक 1 वर्ष के हो जाने पर शुरू हो जाती है। यानी कि जब बच्चा 1 वर्ष का हो जाता है तो भाषा सीखने के लिए तैयार हो जाता है। पहले बालक में मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में भाषा के विकास होता है। यानी कि बच्चा पहले मुंह से पहले सुनता है, फिर मुंह से बोलना आरंभ करता है। आगे पॉइंट है वह शब्दों, वाक्यों तथा इससे बनी भाषाओं को बोलने तथा समझने लगता है। इसके बाद उसके मौखिक शब्द भंडार में वृद्धि होती है तथा उसमें मौखिक अभिव्यक्ति के विभिन्न साधनों पर आधारित जमाने की योग्यता और कुशलता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि विद्यालय में प्रवेश करने तथा लिखित भाषा की शिक्षा ग्रहण करने के फलस्वरूप वह भाषा विचार के विनिमय का साधन नहीं बल्कि ज्ञान प्राप्त करने तथा शिक्षा ग्रहण करने की माध्यम से बनकर अपना सर्वांगीण विकास करने पर पूरी तरह से समर्थ हो जाता है। यानी कि जब बच्चा स्कूल में प्रवेश लेता है उसके बाद भाषा को सीखता है, पढ़ता है, लिखता है और भाषा को ग्रहण करता है। और ये विनिमय का साधन नहीं होता, जबकि वह भाषा ग्रहण करने के माध्यम से बच्चे का क्या कौशल विकास होता है, तो सर्वांगीण विकास होता है भाषा सीखने से, ठीक है। अगला पॉइंट है भाषा सीखने के क्रम में बालक सर्वप्रथम मौखिक शब्दावलियाँ विकसित होती हैं। जैसे भाषा जब बच्चा सीखता है तो सबसे पहले कौन सी शब्दावलियाँ, मौखिक शब्दावलियाँ आएंगी। यानी कि पहले जो है बच्चा सुनता है, भाषा सुनने का क्रम क्या होता है, सुनना, फिर होगा बोलना, फिर क्या होगा आपका पढ़ना, फिर क्या होगा लिखना। तो सुनना सबसे पहली क्रिया होगी, फिर बोलना हो जाएगा, फिर पढ़ना हो जाएगा, फिर लिखना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है उसके बाद मौखिक अभिव्यक्ति या वाक शक्ति का विकास होता है। इसके बाद पढ़ने संबंधी योग्यता अभिव्यक्ति का विकास होता है। इस तरह से भाषा मौखिक व लिखित रूप में विभिन्न कौशलों का अर्जन तथा विकास में धीरे धीरे कदम आगे बढ़ जाते हैं। जो हमने बताया वही पॉइंट, मतलब पहले बच्चा सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है और उसके बाद लिखकर अपने जो है भाषा की अभिव्यक्ति करता है। बात करें शब्द भंडारण की, शब्द भंडारण विकास की, ठीक है। तो इसमें बालकों के शब्द भंडारण में सबसे पहले वे शब्द आते हैं जो उसकी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद वे शब्द आते हैं जो उसकी तात्कालिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, ठीक है। यानी कि खाना पानी जो उसकी पहली नीड होती है। नेक्स्ट पॉइंट इन शब्दों के द्वारा पहले परिवार तक सीमित रहता है, बाद में बालक जैसे जैसे बड़ा होता है अन्य लोगों के संपर्क में आता है, विद्यालय जाना शुरू करता है, उसका शब्द भंडार काफ़ी विस्तृत होता चला जाता है। यानी कि जैसे छोटा बच्चा होता है सिर्फ अपनी मम्मा से मिलता है तो कुछ शब्द सीखता है, फिर परिवार से मिलता है तो और शब्द सीखता है, आस पड़ोस से मिलता है तो और, विद्यालय जब चला जाता है बच्चा उसके बाद लगातार
शब्द भंडार उसका बढ़ता जाता है। तो देखते हैं बच्चा किस अवस्था में कितने शब्द सीखता है, यानी कि बालक के शब्द भंडारण क्या होती है। तो ये आपकी आयु वर्ग है और ये शब्द भंडारण, यानी कि बच्चा जब जन्म से 8 महीने तक कितने शब्द सीखता है, तो कोई भी शब्द नहीं सीख पाता है। 9 से 12 माह में 3 से 4 शब्द सीखता है, माँ पापा पानी ऐसा कुछ शब्द बोलना स्टार्ट कर देता है। 1.5 साल तक बच्चा जो है 10 से 12 शब्द सीखता है। 2 वर्ष तक 272 शब्द, 2.5 वर्ष तक 450 शब्द, 3 वर्ष तक 1000 शब्द वो सीख चुका होता है। 3.5 वर्ष में 1250 शब्द लगभग, और 4 वर्ष में लगभग 1600 शब्द वो सीख लेता है। ठीक है। 5 वर्ष में बच्चा कितने शब्द सीख लेगा, तो लगभग 2100 शब्द। 11 वर्ष तक लगभग आपका 50,000 शब्द। ठीक है। 14 वर्ष में लगभग 80,000 शब्द, और 16 वर्ष की आयु में 1 लाख से अधिक शब्द बच्चा सीख चुका होता है। तो इस तरह से शब्द भंडारण लगातार बच्चे का बढ़ता जाता है। जैसे जैसे बच्चा अपने आगे आयु में बढ़ता है, आगे कक्षाओं में बढ़ता है, वैसे वैसे जो है उसके शब्दावलियाँ बढ़ती जाती हैं। बात करें भाषा के विकास में, तो उसके जो बालक के भाषा विकास में उस भाषा से संबंधित शब्द तथा उनके शब्द भंडारण का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगला पॉइंट कहते हैं शब्दों से ही आगे जाकर वाक्य बनते हैं और वाक्यों से भाषा के रूप में निरूपण होता है, जिसे विचार तथा भावों के संप्रेषण और विनिमय के लिए काम में लाया जाता है। ठीक है। अब बात करें भाषा शिक्षण के बारे में, भाषा से शिक्षण सिद्धांतों के बारे में। तो सबसे पहले आता है अनुबंधन का सिद्धांत। कौन सा? अनुबंधन का सिद्धांत। भाषा विकास में अनुबंधन या सहचर्य का बहुत बड़ा योगदान है। शैशवावस्था में जब बच्चे शब्द सीखते हैं तो सीखना अमूर्त नहीं बल्कि किसी मूर्त वस्तु से जोड़कर उन्हें शब्दों की जानकारी दी जाती है। जैसे पानी कहने पर वो उन्हें पानी दिखाया जाता है। इसी तरह से बच्चे विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति के सहचर उपस्थिति में ही अभ्यास हो जाता है, पर वस्तु या व्यक्ति की उपस्थिति या संबंधित शब्द से संबोधित करते हैं। यानी कि जिस समय बच्चे को पानी का नाम लिया जाता है तो उस समय पानी दिखाया जाता है, तो बच्चे को कहा जाता है पानी। माँ के सामने उसको माँ बताया जाता है, पापा को पापा बताया जाता है। तो इस तरह से जब चीज़ों को दिखाते हैं, दिखाकर उसका नाम बताते हैं, तो बच्चा धीरे धीरे जो उन चीज़ों को रट लेता है या उनका बोलना सीख जाता है। अगला होता है अभ्यास का नियम या अभ्यास का सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक ने कहा कि भाषा एक कौशल है और इसका विकास अभ्यास पर निर्भर करता है। भाषा के कलात्मक और भावात्मक दोनों पक्षों के लिए अभ्यास आवश्यक है। बच्चे जितना अभ्यास करेंगे उतनी तीव्रता से भाषा का विकास होगा। ठीक है। अगला है अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत को मानने वाले प्रमुख पावलोव, शार्ली और कर्टी तथा वैलेंटाइन थे। यानी कि अनुकरण का सिद्धांत को कितने लोगों ने माना है? 4 लोगों ने। कौन कौन? पावलोव, शार्ली, कर्टी और वैलेंटाइन ने। इनका मत है, यानी कि कहना है कि बालक अपने परिजनों द्वारा साथियों की भाषा का अनुकरण करके सीखते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो परिवारजन के, यानी कि जो परिवार में लोग होते हैं उनके द्वारा से जो शब्द बोले जाते हैं उनका और साथी का जो उनका ही अनुकरण करता है। बच्चा किसका अनुकरण शुरुआत में करता है? तो मम्मी का, फिर पापा का, फिर जो परिवार में और लोग होंगे उनके शब्दों का अनुकरण करते करते बच्चा भाषा को सीखना आरंभ कर देता है। जैसी भाषा जिन समाज या परिवेश में बोली जाती है बच्चे उसी भाषा को सीख लेते हैं। बिल्कुल, बच्चा जन्म के समय कोई भी भाषा नहीं जानता है, लेकिन भाषा सीखने की क्षमता बच्चे में होती है। बच्चा जिस जगह जन्म लेता है वहाँ पर उस परिवेश में जो भी भाषा बोली जाती है उस भाषा को आसानी से सीख लेता है। जैसे कोई बच्चा नॉर्थ में जन्मा हो लेकिन उसको साउथ के परिवेश में डाल दीजिए, साउथ के किसी घर में दे दीजिए, तो आपके नॉर्थ की भाषा नहीं, वो साउथ की भाषा सीखना आरंभ कर देगा। मतलब जहाँ पर बच्चा पलेगा बढ़ेगा वहीं की भाषा सीख लेगा। अगला पॉइंट है यदि बालक के समाज या परिवार में प्रयुक्त की गई कोई दोष है तो बालक की भाषा में दोष परिलक्षित हो जाता है। यानी कि जब जिस परिवार में भाषा जिस तरह से बोली जाएगी, टूटे फूटे शब्द या उल्टा सीधा जो भी शब्द बोले जाएंगे, जो शब्दावलियाँ प्रयोग की जाएंगी, बच्चा उन्हीं शब्दों को एज इट इज़ याद, मतलब उसमें आ जाएंगे, वो सीख जाएगा उसी भाषाओं को। नेक्स्ट है इस सिद्धांत के तहत बच्चे में भाषा विकास नकल करने से होता है और भाषा विकास सर्वाधिक अनुकरण द्वारा होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चा जो शुरुआत में सीखता है भाषा वो अनुकरण के द्वारा ही सीखता है। अगला है क्रियाशीलता का नियम। देखिए जितने भी नियम हैं इनमें से हो सकता है कोई नियम दे दे और कोई अलग से दे दे और इसमें से छांटने के लिए दे दे। ठीक है, कि कौन सा इसमें
जो है भाषा का नियम नहीं है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है। देखिए क्रियाशीलता का नियम क्या कहता है कि जो विषय या क्रियाएं बच्चों के दैनिक जीवन से संबंधित होती हैं वह बच्चे शीघ्र ही सीख लेते हैं। क्रियाशीलता के लिए छात्र से प्रश्न पूछना और साहित्य पाठ्यक्रम और आपका चलना आदि होता है। आगे है आपका व्यक्तित्व विभिन्नता का नियम। तो कक्षा में प्रत्येक बच्चे की मानसिक तथा शारीरिक क्षमताएं भिन्न भिन्न होती हैं, अतः भाषागत त्रुटियों को दूर करने हेतु व्यक्तिगत ध्यान देना आवश्यक होता है। बिल्कुल, क्योंकि जैसे आप जिस कक्षा में पढ़ रहे होंगे या कहीं पढ़ा रहे होंगे तो उसमें जो क्लास में बैठे हुए बच्चे होते हैं, प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से कुछ ना कुछ भिन्न होता है, चाहे वो मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, और शारीरिक क्षमताएं सभी की भिन्न भिन्न होती हैं। कोई थोड़ा जल्दी से सीखता है, कोई थोड़ा धीरे सीखता है। और भाषा की त्रुटियों को दूर करने हेतु आप प्रत्येक बच्चे पर ध्यान देंगे, तब बच्चे की जो गलतियां होंगी वो सही होंगी। अगला है बोलचाल का सिद्धांत। तो बोलचाल के सिद्धांत के अंतर्गत क्या आता है? भाषा शिक्षण बोलचाल की भाषा में होनी चाहिए, इससे भाषा सीखने में कम समय लगता है तथा ज्ञान अधिक स्थायी होता है, साथ ही अभिव्यक्ति कौशल में भी वृद्धि हो जाती है। अगला सिद्धांत है अप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। अप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत, इस सिद्धांत में क्या है कि जब तक भाषा सीखने में बच्चे का रुचि न हो तब तक हम उसे नहीं सिखा सकते। बिल्कुल, अगर बच्चे में भाषा सीखना है, उसमें रुचि है, तभी बच्चा भाषा सीखेगा, नहीं तो नहीं सीखेगा। उन्हें भाषा सिखाने है तो अप्रेरणा करने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत। तो शिक्षण सूत्र क्या होते हैं? शिक्षण में कुछ सामान्य सूत्र हैं जिनके अनुसार शिक्षण कार्य करने में बच्चा सीखने में सरलता स्थायित्व प्राप्त करता है, जैसे सरल से कठिन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि। अगला है आपका परिपक्वता का नियम। ये परिपक्वता का सिद्धांत, परिपक्वता से तात्पर्य है किसी भाषा अवयस्कों द्वारा स्वरों पर नियंत्रण होना, बोलने में जिह्वा, गला, तालु, होंठ, दांत तथा स्वर तंत्र के जिम्मेदार होते हैं। इन सभी अंगों में जब परिपक्वता होती है तो भाषा पर नियंत्रण होता है और अभिव्यक्ति अच्छी तरह होती है। हाँ, ऐसा बिल्कुल, ये सभी पॉइंट जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में एज इट इज छपते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आता है भाषा एवं विचारक। तो भाषा विचारक के बारे में बात की जाए तो नॉन चॉम्स्की भाषा अर्जित करने का सिद्धांत दिए हैं। तो भाषा अर्जन का सिद्धांत किसने दिया है? भाषा अर्जन का सिद्धांत नॉन चॉम्स्की महोदय ने दिया है। ठीक है, इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो नॉन चॉम्स्की का जन्म कब हुआ? 7 दिसंबर 1928 को अमेरिका में हुआ था। नॉन चॉम्स्की ने कहा कि बालक में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यानी कि एलएडी जो होता है ये जन्मजात होता है। इनके अनुसार बच्चे में भाषा ग्रहण यंत्र यानी कि एलएडी यानी कि आपका लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है। इसमें बच्चा नए वाक्य विन्यास को सीखता है। ठीक है, इस यंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका सतही संरचना। सतही संरचना में क्या होता है? इसमें जो है संज्ञा, विशेषण, क्रिया आदि का ज्ञान होता है, यह शाब्दिक अभिव्यक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता है। दूसरा है गहरी संरचना। पहली कौन सी थी? सतही संरचना। दूसरी है गहरी संरचना। गहरी संरचना में क्या है? वाक्य के अर्थ का निर्धारण गहरी संरचना से होता है। आगे बात करते हैं, चॉम्स्की महोदय ने जो सार्वभौमिक भाषा का सिद्धांत दिया है, जिसमें बताया गया कि बच्चा व्याकरण के नियमों तथा तथ्यों को अपने वातावरण से सीख लेता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है बालक में ऐसी क्षमताएं होती हैं जिससे वह सार्वभौमिक रूप से नियमों को सीख लेता है। नेक्स्ट पॉइंट, चॉम्स्की महोदय ने अनौपचारिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया है। चॉम्स्की भाषा विज्ञान की शुरुआत उनकी पुस्तक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर्स से मानी जाती है। चॉम्स्की महोदय का भाषा अधिगम की बात नहीं करते हैं, भाषा अधिगम की ये बात नहीं करते, बस इतना बताते हैं कि भाषा सीखने में जो भाषा सीखना होता है वो बच्चे में जन्मजात होता है। यानी कि एलएडी पूछता जरूर, कई बार पूछा गया, तो एलएडी किससे संबंधित है? तो नॉन चॉम्स्की से संबंधित है। ठीक है, अब बात करते हैं भाषा और विचारक। यहाँ से सीधा एज इट इज़ कई बार क्वेश्चन छपे हैं। भाषा विचारक सबसे पहले कौन आता है? नॉन चॉम्स्की। तो इन्होंने क्या बताया है? सभी बच्चे में कुछ जन्मजात सीखने की शक्तियाँ होती हैं जो कि उसको भाषा सीखने की क्षमता प्रदान करती हैं। वाइगोस्की ने क्या कहा?
बच्चे भाषा का प्रयोग न केवल सामाजिक संप्रेषण अपितु स्वनिर्देशन में भी करते हैं, जिन्हें निजी वाक् कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई बच्चा है काम करते समय या खेलते समय अपने या खुद से बातचीत करता है तो वो क्या कहलाता है, तो वो निजी वाक् या निजी भाषा कहलाती है। पियाजे ने क्या कहा है, तो पियाजे ने निजी भाषा को आत्मकेंद्रित या अपरिपक्व माना है, परंतु वाइगोत्स्की के अनुसार आरंभिक बाल्यावस्था में यह बालक के विचारों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो मोटा मोटा जानिए कि वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चा खुद से बातचीत करता है, कुछ काम करते हैं, खेलते समय क्या कहलाता है, निजी भाषा कहलाता है। और इनका जीन पियाजे के अनुसार ये अहम केंद्रता या आत्म केंद्रता कहा है, ठीक है उन्होंने। पावलोव के अनुसार क्या है, तो पावलोव बताते हैं कि बच्चे भाषा अनुकरण द्वारा सीखते हैं तथा बालक में भाषा का सर्वाधिक विकास अनुकरण के द्वारा ही होता है। अगला है आपका स्किनर के अनुसार बालक के भाषा का विकास चयनात्मक पुनर्बलन के द्वारा होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, जब बालक किसी शब्द का प्रयोग करता है या कोई क्रिया करता है तो उसे बालक को शाबाशी दी जाती है या बालक के समक्ष सकारात्मक व्यवहार किया जाता है तो बालक पुनर्बलन प्राप्त होता है और प्रयोग किए गए शब्दों का चयन बार बार करता रहता है। कोहलर ने भी कुछ कहा है, तो कोहलर को भी आप पढ़ लीजिएगा। ये क्या कहते हैं, जब बालक को खरगोश से अवगत कराया जाता है तो वह तथा कुत्ते से अवगत कराया जाता है तो उसे उसी क्रम में गाय या भैंस व बड़े जानवर देखता है तो उसकी सोच यही करता है कि यह तो खरगोश है और न कुत्ता है बल्कि कुछ अन्य जानवर है। तो इस तरह से है कुछ। अब भाषा को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होता है कि भाषा को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं। तो सबसे पहले कारक क्या होगा, स्वास्थ्य होगा। तो जिन बच्चों में स्वास्थ्य जितना अच्छा होता है उसमें भाषा के विकास की गति उतनी तीव्र होती है, ठीक है। यानी कि जिस बच्चे का स्वास्थ्य जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी तरीके से बच्चा भाषा सीख पाएगा। अगला पॉइंट है सामाजिक आर्थिक स्थिति, यानी कि बालक में सामाजिक आर्थिक स्तर भी भाषा विकास को प्रभावित करता है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने वाले बालकों की जो शाब्दिक क्षमता या शहरी अन्य स्कूलों में पढ़ने वाले बालकों की कम होती है। यानी कि जो आपके गांव में होते हैं, गांव के बच्चे भाषा कम सीख मतलब इनके जो शाब्दिक क्षमता होती है वह कम होती है। शहर में पढ़ने वाले बच्चों की जो होती है वो ज़्यादा होती है। कहने का मतलब ये है। द्विभाषिकवाद, यानी कि द्विभाषा जो होते हैं, यदि द्विभाषी परिवार के उदाहरण के लिए यदि पिताजी जो हैं वो हिंदी बोलते हैं और माँ अंग्रेजी बोलने वाली है तो ऐसे में बालक की भाषा विकास प्रभावित होता है। वे भ्रमित हो जाते हैं कि कौन सी भाषा सीखें। यानी कि द्विभाषा जो है वो थोड़ा सा समस्या प्रदान करती है। लेकिन अगर बहुभाषिकता आपके यहाँ पर आता है कि कक्षा में बहुभाषिकता है तो बहुभाषिकता को आप पॉजिटिव टिक करेंगे, निगेटिव नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। भाषा सीखने में द्विभाषा थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है लेकिन बहुभाषिकता क्लास के लिए अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट है हरलॉक के अनुसार जिन बच्चों का बौद्धिक स्तर उच्च होता है उनमें भाषा विकास अपेक्षाकृत कम बुद्धि से अच्छा होता है। टॉलमैन का मानना है कि तीव्र बुद्धि वाले बालकों का उच्चारण और शब्द भंडार अधिक होता है। अगला है आपका लिंगी विभिन्नता। तो लिंगी विभिन्नता भी जो है भाषा सीखने में प्रभावित करती है। जैसे सामान्य बालिकाएं बालकों की अपेक्षा अधिक शुद्ध उच्चारण करती हैं किंतु ऐसा प्रत्येक मामले में नहीं होता है। परिपक्वता अगला आता है परिपक्वता। तो परिपक्वता का तात्पर्य है कि भाषा अवयवों एवं स्वरों पर नियंत्रण होना है। परिपक्वता का मतलब ये होता है बोलने में जीवा, गला, तालु और दांत तथा स्वर आदि जिम्मेदार होते हैं। बिल्कुल, जैसे कुछ लोग देखते हो तालु में कुछ प्रॉब्लम होती है, होंठ में कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो शब्दों को ढंग से उच्चारित नहीं कर पाते हैं। तो ये सभी चीज़ें जिम्मेदार होती भाषा बोलने में। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनमें किसी भी प्रकार की कमजोरी या कमी वाणी को प्रभावित करती हैं। इन सभी अंगों में जब परिपक्वता होती है तो भाषा पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है, बच्चा पूरी तरह से अभिव्यक्ति अच्छी तरह से कर लेता है। अगला है आपका भाषा के रूप। तो भाषा के रूप में भारतीय संस्कृति के संदर्भ में भाषा के विविध रूप हैं। इन्हीं रूपों के माध्यम से हिंदी के स्थान का ठीक से निश्चय नहीं किया जा सकता है। भाषा के रूप में निम्न प्रकार है, यानी कि जो भाषा है
भाषा का रूप, ये भारतीय संस्कृत के शब्दों में विविधता बहुत ज़्यादा है। हर स्टेट में लगभग हर नई भाषा बोली जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश या दिल्ली जैसे शहरों में हिंदी बोली जाती है, बिहार साइड आपका भोजपुरी बोली जाती है, बिहार से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं पश्चिम बंगाल में तो वहाँ बंगाली बोली जाती है। साउथ साइड जाते हैं तो तमिल, कन्नड़ और कई सारी भाषाएँ वहाँ पर प्रयोग की जाती हैं। गुजरात साइड गुजराती बोली जाती है। राजस्थान की ओर प्रवेश करते हैं तो राजस्थानी बोली जाती है। पंजाब साइड पंजाबी बोली जाती है। तो इसलिए एक भाषा का यहाँ पर निर्धारण नहीं हो पाया है, यहाँ पर बहुभाषिकता है भारत में, ठीक है। अब इसमें आती है, सबसे पहले आती है मातृभाषा। तो मातृभाषा यानी कि भाषा का पहला रूप मातृभाषा कहलाता है। जिस जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ पर जो भाषा बोली जाती है तो वह होती है आपकी मातृभाषा, जिसका अर्थ माँ से ग्रहण की हुई भाषा होती है। माँ की संकल्पना भारतीय संस्कृति में विशाल रूप से देखी जाती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जननी जन्म भूमश्च का संबोधन माँ के लिए किया जाता है, ठीक है। एक बच्चे की माँ अवधी बोलती है तो उस बच्चे की मातृभाषा क्या होगी? अवधी होगी। क्यों? क्योंकि अवधी हिंदी का उपभाषा है, जिसके कारण बच्चे की मातृभाषा हिंदी होगी। अगर देखिए, जो अवधी बोली जाती है तो अवधी की मातृभाषा क्या होती है? हिंदी होती है, जो हिंदी से निकलकर अवधी बनी हुई है, ठीक है। अवधी ये अवध साइड की लैंग्वेज है। अगला है जो है प्रथम भाषा। प्रथम भाषा के अंतर्गत क्या आता है? जब बालक विद्यालय जाता है, ठीक है, देखिए यहाँ पर जब बालक विद्यालय जाता है, ये बालक हैं तो भाषा में पढ़ना लिखना सीख जाते हैं, वह उनकी प्रथम भाषा कहलाती है। मातृभाषा और प्रथम भाषा, मातृभाषा और प्रथम भाषा एक भी तथा अलग भी हो सकती है। यानी कि मातृभाषा हो सकता है जो मातृभाषा आपने सीखी हो वही भाषा स्कूल में पढ़ाई जा रही, तो दोनों हो सकती हैं, हो सकता अलग भी हो सकती हैं। यदि किसी बच्चे की मातृभाषा हिंदी है और उसने विद्यालय में पढ़ना लिखना अंग्रेजी में सीख लिया है तो उसकी मातृभाषा और प्रथम भाषा अलग अलग होंगी, बिल्कुल। जैसे आप हिंदी भाषी राज्यों में रहते हैं लेकिन जो आपका सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, वो पढ़ाई आप करते हैं तो दोनों लैंग्वेजेस आपकी अलग हो जाएंगी। मातृभाषा भले आपकी हिंदी हो लेकिन जो आप स्कूल में पढ़ रहे हैं वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाया जाता है तो दोनों लैंग्वेज क्या होंगी? अलग अलग हो जाएंगी। और यदि बच्चे की मातृभाषा हिंदी तथा उसने पढ़ना लिखना हिंदी में सीख लिया तो उसकी मातृभाषा भी प्रथम होगी। हाँ बिल्कुल, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं और यानी कि हिंदी जहाँ बोली जाती है उस क्षेत्र में रहते हैं और आपको स्कूल में भी हिंदी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है तो दोनों एक हो जाएंगी। यहाँ पर कुछ नोट्स है, उसको देख लीजिएगा। जब बालक पहली बार अपने भाव विचारों को प्रकट करता है तो उसकी भाषा सांकेतिक होती है, ठीक है। आगे है आपका राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा क्या होती है? जो भाषा पूरे देश में बोली जाती है एवं राजकाज यानी कि जो सरकारी काम काज होते हैं उसमें सभी कार्यों में एक रूप से प्रयोग की जाती है तो वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत के संदर्भ में हम किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दे सकते। यानी कि जो भारत है, भारत में किसी भी भाषा को है जो है राष्ट्रभाषा नहीं बताया गया है। हिंदी कैसी भाषा है? तो हिंदी एक राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। पूरे संपूर्ण भारत में हमने कहा है, बताया ना कि आपको बहुभाषिकता यहाँ पर है। हर एरिया में, हर राज्यों में लगभग भाषाएं चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो है राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है। संसार के बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर एक ही भाषा बोलने जाने वाले लोग रहते हैं, वहाँ की जनता मातृभाषा और राष्ट्रभाषा एक होती है। जैसे इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, तो वहाँ इंग्लिश बोली जाती है, वहाँ पर अंग्रेजी ही सब कुछ है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषा बोली जाती है जिस कारण यहाँ पर राष्ट्रभाषा का निर्माण नहीं हो पाया। आगे पॉइंट है, भारत जैसे देश जो एक ही बहुभाषी देश है, यहाँ पर जरूरी नहीं कि पूरे देश की जनता एक ही भाषा पर वैचारिक विनिमय करे। बिल्कुल, यहाँ पर एक भाषा पूरे राष्ट्रों में नहीं बोली जाती है। आगे पॉइंट है, भारत के संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, ना कि राष्ट्रभाषा का। बिल्कुल, क्वेश्चन कई बार आया है कि जो आपकी हिंदी लैंग्वेज है ये राजभाषा है या फिर राष्ट्रभाषा है, तो इसको आप राजभाषा बताएंगे। हिंदी कैसी भाषा है? राजभाषा, ना कि राष्ट्रभाषा। आगे आती है राजभाषा क्या है? तो किसी राज्य की राज्य सरकार द्वारा उस राज्य के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यों में संपन्न करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहा जाता है। बिल्कुल, जैसे आपका उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब राज्य होते हैं तो यहाँ पर हिंदी ही राजभाषा प्रयोग की जाती है। बंगाल साइड बंगाली हो गई, साउथ साइड आपका कन्नड़, तमिल आदि भाषाएं हैं, उनका वो राजभाषा के रूप में प्रयोग करी जाती हैं। जो वहाँ की सरकार चाहेगी जिस भाषा का जो निर्धारित होगा
वही वहाँ की राजभाषा होगी। अनुच्छेद 43 का फर्स्ट क्या कहता है? तो अनुच्छेद 43 का फर्स्ट जो है ये भारत की राजनीतिक हिंदी तथा राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी लिपि होगी। देवनागरी लिपि कौन सी होगी? देवनागरी। तो ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? 43 का फर्स्ट कहता है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, राजभाषा हिंदी है अपने यहाँ पर, ठीक है। तो ये था आपका अधिगम और अर्जन, यानी कि भाषा जो भाषा थी, भाषा अधिगम और अर्जन के साथ साथ हिंदी की संपूर्ण पैडागॉजी, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और ऐसी ही अन्य वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।